students, welcome to Growth Up Classes. My name is Aditi Jha and I am your physics teacher. तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों? आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 8th का. कौन सी क्लास का? क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2. मैम चैप्टर नंबर 2, हाँ, यानी कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 पूरा कवर कर चुके हैं, ठीक है. पर आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 1 अच्छे से क्लियर होना चाहिए. क्या नाम था हमारे फर्स्ट चैप्टर का? बताइए जल्दी बताइए, किसको याद है? फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम था बच्चों? मैम फर्स्ट चैप्टर का नाम था फोर्स एंड प्रेशर. क्या नाम था बच्चों? फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है. तो फोर्स में हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी थी. अब हम लोग को जो सेकेंड चैप्टर पढ़ना है यानी कि फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स. फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन भी एक फोर्स है. इसलिए फ्रिक्शन को समझने से पहले हमें चैप्टर नंबर 1 की छोटी छोटी जो डिफिनेशंस हम लोगों ने समझी थी, जैसे कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है वो भी, ठीक है, एवरीथिंग, ये सब चीजें हम लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों. ये सब चीजें हम लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. तो सबसे पहले ये बताइए कि हम लोगों ने फोर्स के बारे में क्या पढ़ा है. फोर्स क्या होता है? जल्दी से रिकॉल करिए, जल्दी से. क्या पढ़ा था हम लोगों ने फोर्स के बारे में? बताइए, जल्दी से रिकॉल करिए कि हम लोगों ने फोर्स के बारे में क्या पढ़ा था बच्चों. मैम फोर्स इज अ पुश और पुल. सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने फोर्स की. क्या पढ़ी थी? कि फोर्स कुछ नहीं है, फोर्स सिर्फ एक पुश है और पुल है. यानी कि जहां पर भी पुश होता है या फिर पुल होता है वहां पर हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अच्छा जल्दी से ये बताइए कि पुश क्या होता है, पुल क्या होता है. जल्दी से बताइए, पुश क्या होता है और पुल क्या होता है. मैम पुश मतलब कि धक्का देना. पुश मतलब कि किसी को दूर करना, धक्का देना, ठीक है. एंड व्हाट इज पुल? पुल इज किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना, ठीक है. पुश लाइक दिस एंड पुल इज दिस, ठीक है. समझ आ गया सभी को? अच्छे से समझ आ गया होगा. और अगर किसी ने अपने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, सारे नोट्स बनाए हैं, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है. तो फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स कुछ नहीं होता है, फोर्स सिर्फ और सिर्फ पुश होता है और पुल होता है, ठीक है. आप लोगों ने डोर्स वगैरह पे देखा होगा, कहीं आप किसी शॉप पे गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि डोर के वन साइड पुश लिखा होता है एंड द अदर वन साइड इज पुल लिखा होता है, ठीक है. एक साइड पुश लिखा होता है और दूसरी तरफ क्या लिखा होता है बच्चों? पुल लिखा होता है, ठीक है. तो पुश मतलब कि जहां पर भी डोर पर पुश लिखा हुआ है, इट मीन्स आपको डोर को उसको धक्का देना है, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ करना है. एंड पुल लिखा होगा तो मतलब कि अपनी तरफ करना है, ठीक. काफी बच्चों को बहुत ये चीज ना कभी क्लियर हो नहीं पाती है, ठीक है. इसलिए पुश और पुल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक. पुश मतलब धक्का देना एंड पुल मतलब अपनी तरफ की खींचना, ठीक है. अच्छा हम लोगों ने फोर्स के कई सारे टाइप्स पढ़े थे. ये बताइए कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है. जल्दी से बताइए, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है बच्चों? बताइए कांटेक्ट फोर्स क्या होता है. मैम कांटेक्ट फोर्स नाम से ही समझ आ रहा है. कांटेक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें हम जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? वो कांटेक्ट में होनी चाहिए. किस में होनी चाहिए बच्चों? कांटेक्ट में होनी चाहिए, ठीक. एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स अप्लाई करना है उसके बिना कांटेक्ट में आए हुए ही हम उसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं? फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. चलिए ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया. अब ये बताइए कि हम लोगों ने मस्कुलर फोर्स के बारे में पढ़ा था, तो इट इज अ कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स. ये तो हमारा कांटेक्ट फोर्स होता है. क्यों? कभी भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करना है, मस्कुलर फोर्स, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है? हमें उसके कांटेक्ट में आना पड़ता है. यानी कि अगर आपको किसी भी चेयर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, आपको किसी चेयर को रखना है, तो क्या आप लोग उस चेयर को ऑर्डर देंगे कि चेयर उधर चली जाओ? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है. हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को उस चेयर को उठा के दूसरी जगह रखना पड़ता है, ठीक. अप्लाई तो हमने फोर्स करी ना. मान लीजिए अगर हम फोर्स धक्का देकर भी अगर करेंगे, चेयर को हटाएंगे, तो हमको चेयर को टच तो करना पड़ेगा. बिना टच करे तो होगा नहीं. तो इट इज अ कांटेक्ट फोर्स. कौन सा फोर्स बच्चों? कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा फोर्स होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें हमें जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करना है वहां पर बिना कांटेक्ट में आए हुए ही हम उस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि
अर्थ हमारे ऊपर अप्लाई करती है। क्या करती है? अर्थ हमारे ऊपर जो फोर्स अप्लाई करती है। और सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसे? अगर हमारे हाथ से कोई भी चीज़ छूटती है, वो कहाँ जाती है? क्या वो हवा में उड़ने लगती है या फिर गिर जाती है? मैम वो तो चीज़, जब भी हमारे हाथ से कोई भी ऑब्जेक्ट छूटती है तो वो सीधे नीचे गिर जाती है। ठीक, क्यों? क्योंकि अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। अर्थ एक फोर्स लगा रही है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से वो क्या होता है, जब भी कोई भी चीज़ गिरती है और वो सीधे नीचे यानी कि ज़मीन में गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है। अच्छा ये बताइए कि क्या हम लोगों को ये दिख रहा है कि ना अर्थ ने एक तार बाहर निकाला, एक रस्सी से बाहर निकाली, उसमें वो चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट बंध गई है और वो गिर गई नीचे? क्या ऐसा होता है? नो मैम, या तो कोई चीज़ बाहर निकल रही है और उसने हमारी ऑब्जेक्ट को खींच लिया, ऐसा भी नहीं होता है। क्या हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ अप्लाई कर रही है वो क्या टच में दिख रहा है या फिर बिना टच के ही हो रहा है? मैम बिना टच के ही हो रहा है, बिना हम लोगों को कांटेक्ट में आए हुए ही ऑब्जेक्ट गिर जाती है, तो इट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना सेकेंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर बच्चों? सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का नाम है आपका क्या? फ्रिक्शन। क्या नाम है बच्चों? फ्रिक्शन। ये आपके क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रिक्शन। क्या नाम है बच्चों? फ्रिक्शन। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में भी क्या बोलते हैं? घर्षण। क्या होता है ये? घर्षण। घर्षण इज ऑल्सो अ फोर्स। ठीक है, बल होता है ये, घर्षण बल। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और घर्षण बल। ठीक है, तो सभी को समझ आ गया होगा। अच्छा ये बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स आपका कांटेक्ट फोर्स होता है या नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है? मैम फ्रिक्शन फोर्स आपने ना फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि ये एक कांटेक्ट फोर्स होता है। क्यों? कब अप्लाई होता है? जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे कि हम लोग कार चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। ठीक, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप साइकिल चलाते हैं, जब तक आप उसमें पैडल मारते रहते हैं तब तक तो हमारी साइकिल चलती रहती है। जैसे ही हम लोगों ने साइकिल में पैडल करना बंद करा, वैसे ही साइकिल आगे जाके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? रोड पर चल रही है, तो रोड पर चलने की वजह से क्या हो रहा है? एक फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स? एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है हमारी साइकिल के ऊपर, जो कि हमारी स्पीड को अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? हमारी स्पीड को अपोज कर रहा है। अपोज करना मतलब हमारी स्पीड को कम कर रहा है। क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन। तो क्या है फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स क्या है हमारा? अ फोर्स acts on the surfaces, a force acts on the surfaces in contact। यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पर तभी लगता है जब ऑब्जेक्ट क्या किस में आती है? कांटेक्ट में आती है। किस में आती है बच्चों? कांटेक्ट में आती है। टू सरफेसेस। ठीक है, हमेशा दो सरफेसेस के बीच में लगेगा, तो जब भी हमारी सरफेसेस कांटेक्ट में आती है तब ये फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, विच अपोजेस द मोशन बिटवीन देम, जो कि उनका मोशन क्या करता है? अपोज करता है। मोशन मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, मूव हो रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, तो जब भी दो ऑब्जेक्ट हमारी किस में होती हैं? कांटेक्ट में होती है, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स या फिर घर्षण बल लगता है। ठीक है, ये कब लगता है? ये आपका जब ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आती है। और करता क्या है ये? विच अपोजेस द मोशन बिटवीन देम, जो कि उनके बीच में जो मोशन हो रहा है ना उसको अपोज करता है, यानी कि उसको रोकने की कोशिश करता है। इट ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इट ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये जब भी एक्ट करेगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स जब भी अप्लाई हो रहा है वो हमेशा आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किसमें? आप जब मोशन कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, एक चीज देखिए, आप एक पूरा फिनोमेनन देखिए कि ये एक फुटबॉल है। क्या है ये एक फुटबॉल है। तो क्या किया आपने इस फुटबॉल को किक किया। अब क्या हुआ? धीरे से किक किया है, तो ये यहाँ से निकली, मतलब अपनी जगह से निकली और थोड़ी दूर आके
सरफेस पर ही थोड़ी दूर आके क्या हो गई, रुक गई। तो ये कैसा फिनोमिनन हुआ, इसमें हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसने चलना तो शुरू किया पर थोड़ी दूर जाके क्या हो गई, हमारी बॉल जो थी फुटबॉल वो रुक गई। अच्छा रुकी क्यों, ऐसा क्यों हुआ, मतलब हमने किक किया तो उसको चलते रहना चाहिए था ना, पर ऐसा तो नहीं होता है। जब भी क्या होता है, यहाँ पे टू सरफेसेस हैं, कौन से सरफेस, टू सरफेस। अब टू सरफेस कौन से आ गए, देखिए पहला तो हमारा ये नीचे जो है ये ग्राउंड है, क्या है बच्चों, ये है ग्राउंड, ये है हमारा ग्राउंड। अब फुटबॉल को जैसे ही हमने किक किया तो वो पहले इस पोजीशन पे थी और थोड़ी देर में जाके यानी थोड़ी दूर जाके ये इस पोजीशन पर आकर रुक गई। क्या करी, रुक गई। रुकी क्यों, क्योंकि ये जो ग्राउंड है और बॉल, क्या ग्राउंड और बॉल आपको कांटेक्ट में नजर आ रही है। कांटेक्ट मतलब क्या ये दोनों एक दूसरे को सरफेस टच कर रहे हैं। यस मैम, बिल्कुल, ये तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों किस में आ गई हैं, कांटेक्ट में आ गई हैं। अब कांटेक्ट में आने के बाद जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड है वो क्या कर रहा है, वो फुटबॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। कौन सा फोर्स है ये, यही फोर्स है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, ये एक ऐसा फोर्स है जो कि हमारे मोशन को अपोज करता है। अपोज करने का मतलब हम जिस स्पीड से चल रहे हैं, हमारा जो मोशन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है कि नहीं आपको चलना नहीं है, आप जहां पर हैं आपको वहीं पर रुक जाना है। ठीक, तो इसको क्या करता है, हमारे मोशन को रोकने की कोशिश करता है। अब अच्छा एक बात बताइए कि अगर आप चल रहे हैं, ठीक, आपकी स्पीड थोड़ी कम है, अगर पीछे से किसी ने आपको धक्का दिया यानी कि किसी ने आपको पुश किया तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी या फिर कम हो जाएगी, यानी आप रुक जाएंगे या फिर थोड़ी दूर जाके आप मतलब धक्का देगा कोई तो थोड़ी दूर जाके गिरेंगे ना, तो स्पीड में गिरेंगे। यानी कि अगर किसी ने आपके मोशन, आप अगर राइट साइड चल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर राइट साइड चल रहे हैं और किसी ने आपको पीछे भी राइट साइड से ही क्या कर दिया है, पुश कर दिया है, तो आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं और किसी ने आपकी साइकिल को पीछे से पकड़ के पुल कर दिया है। पुल करना मतलब अपनी तरफ खींचा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या आप साइकिल चला पाएंगे अच्छे से? नो मैम, अगर कोई पीछे से हमारी साइकिल खींच रहा है तो हम साइकिल तो नहीं चला पाएंगे, या फिर अगर चलाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत ही स्लो हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसमें, सरफेस के कांटेक्ट में है और उसका मोशन कहाँ है, अभी देखिए इसका मोशन कहाँ पर है, राइट साइड है मोशन। और हम लोगों को पता है कि फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, जब दो सरफेसेस, जैसे कि एक तो ये बॉक्स है और बॉक्स का सरफेस और नीचे है आपका ग्राउंड, ग्राउंड का जो सरफेस है वो दोनों किसमें है, ये दोनों ही सरफेस हमारे कांटेक्ट में है। किसमें है, कांटेक्ट में है। अब अगर बॉक्स का मोशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है तो हमें ये पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है यानी जो घर्षण बल है वो हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट दिशा में ये बल लगेगा। कैसे, आप राइट साइड जा रहे हैं तो सरफेस आप पर क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, जिसकी डायरेक्शन होगी आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो जस्ट आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अगर आप राइट साइड जा रहे हैं तो फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपको अपनी तरफ यानी कि आपके स्पीड को रोकेगा, आपकी स्पीड को कम करेगा। इसलिए कम करने के लिए क्या होगा, जो फोर्स है वो आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फ्रिक्शनल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है जो कि संपर्क में, यानी कि दो सरफेस, जो जब भी दो सतह संपर्क में आती हैं तभी ये फोर्स अप्लाई होता है। कौन सा फोर्स, घर्षण बल, ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, तो और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में।
नेक्स्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी और बातें हम लोग जान लेते हैं। क्या है वो बातें? अ फोर्स acts on the surfaces in contact which opposes the relative motion between them. relative motion between them, relative motion क्या होता है बच्चों? आपकी दो surfaces हैं, उनके बीच में जो motion हो रहा है one object के रिस्पेक्ट में जो दूसरे ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। ठीक, तो अ फोर्स एक्ट्स ऑन द सर्फेसेस इन कांटेक्ट, ये जो फोर्स है वो इन कांटेक्ट यानी कि कांटेक्ट में आने के बाद ही ये फोर्स लगता है, एंड विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, जो कि उन दो ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। हमेशा ही जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? वो हमेशा आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में ही हमेशा क्या होता है? घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या है अब हमारा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन two rough surfaces is more than that of between two smooth surfaces. क्या समझ आया? The force of friction यानी कि जो फ्रिक्शन, जो घर्षण बल होता है between two rough surfaces, यानी कि जब दो surfaces कांटेक्ट में, ये तो सबको समझ आ ही गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगेगा जब दो सरफेसेस किस में होंगी? कांटेक्ट में होंगी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है आपकी रफ सरफेसेस की। रफ सरफेस मतलब जिसकी जो सरफेस है ना वो थोड़ी खुदगुरी सी हो, मतलब एकदम प्लेन ना हो, थोड़ी खुदगुरी सी होती है ना, कुछ इस तरीके से। जब दो सरफेसेस वो कुछ इस तरीके से होते हैं, यानी उनमें कहीं ना कहीं थोड़े सा खुदगुरापन होता है, यानी बिल्कुल रफ रफ होते हैं। तो उन सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो दो स्मूथ सरफेसेस के बीच में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होता है। क्या होता है? जब भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी सरफेस कैसी है? रफ सरफेस है, उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो आपके दो स्मूथ सरफेसेस के बीच में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों ये भी समझ लीजिए कि फ्रिक्शनल फोर्स लगना बहुत जरूरी होता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा तो हम लोग अच्छे से चल नहीं पाएंगे। मतलब अगर रोड वगैरह जो है वो एकदम चिकनी कर दी जाएंगी ना, बिल्कुल चिकनी की, हाँ उसमें कोई खुदूरापन है ही नहीं, कोई रफ सरफेस नहीं है, तो हमारा जो मोशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। अच्छा इमेजिन करिए आप रोड पर चल रहे हैं, ठीक, और दूसरी कंडीशन में आप चल रहे हैं बर्फ पर यानी कि आइस पर। ठीक, तो आप किस पर अच्छे से चल पाएंगे? जो हमारी जो रोड है वो कैसी है? वो रफ है, यानी कि जब भी रफ सरफेस पे अगर हम चलेंगे, रफ सरफेस पर अगर हम लोग चल रहे हैं, ये थोड़ी सी रफ सरफेस है आपकी, इस पर जब भी हम लोग चलेंगे तो हम लोग अच्छे से चल पाएंगे। ठीक, क्योंकि जो हम चल रहे हैं और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आपके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन थोड़ा सा ज्यादा लगेगा और हम लोग अच्छे से चल पाएंगे। अगर बर्फ की बात करें तो क्या हम लोग उसमें चल पाएंगे? कैसे नहीं चल पाएंगे? क्योंकि वो हो जाएगा हमारा स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा स्मूथ सरफेस, और स्मूथ सरफेस में सभी को पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखिए ये लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू रफ सरफेसेस इज मोर देन दैट ऑफ द स्मूथ सरफेस, यानी रफ सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो ज्यादा लगता है, जबकि स्मूथ सरफेस यानी जो चिकनी सतह है उनमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो क्या होता है? वो कम हो जाता है। क्लियर? नोट क्या है हमारे पास? The force of friction does not depend on the area of contact of surfaces. ठीक, ये हमारे पास एक नोट है, इस नोट को हम अच्छे से समझते हैं कि the force of friction does not depend on the area of contact between two surfaces. यानी कि जो force of friction होता है वो हमारे कांटेक्ट में आने वाला जो एरिया है उस पर बिल्कुल भी डिपेंड
नहीं करता है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ये देखिए हम लोगों ने फुटबॉल का एग्जाम्पल लिया था, ये क्या है आपका फुटबॉल। अच्छा फुटबॉल का जो जितना पार्ट कांटेक्ट में है वो तो थोड़ा सा ही कांटेक्ट में है ना, सरफेस इतना ही तो सरफेस आपका कांटेक्ट में है, ठीक। और अगर हम बॉक्स की बात करें, एक हमने बड़े से बॉक्स का एग्जांपल ले लिया है। अब ये देखिए कि इस बॉक्स का कितना सारा एरिया कांटेक्ट में है, किसके ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो ये बिल्कुल भी एरिया जो भी आपका कांटेक्ट वाला एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जितना इस फुटबॉल में लगेगा उतना ही आपका इस बड़े से बॉक्स में लगेगा, ठीक है। ये आपके कांटेक्ट वाले एरिया पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ये लिखा हुआ है आपका नोट में, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्फेसेस। आपका चाहे जितना, अगर थोड़ा सा एरिया कांटेक्ट में है तब भी उस ऑब्जेक्ट पर उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और अगर बहुत ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में है तब भी उस पर उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ये एरिया पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि रफ सरफेसेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, मतलब कि रफ सरफेस हमारे मोशन को ज़्यादा अपोज करेंगे। कैसे अपोज करेंगी, देखिए रफ सरफेस जब भी होती है तो उसमें कुछ ऐसे खुरदुरापन होता है, हम लोग को दिखता नहीं है साफ क्लियरली, पर उसको जब हम लोग अच्छे से माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो हमको समझ आएगा कि उसमें छोटे छोटे कुछ इस तरीके से पार्ट्स होते हैं, कुछ रफनेस होती है। अब कुछ इस तरीके से अगर रफनेस है तो क्या हो जाएगा, हमारे ये मोशन को अपोज करेगा ना। कैसे, ये जो बड़ा बड़ा पार्ट है वो हमारे इन छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएगा, अटकेगा। क्या हो जाएगा, ये हमारी जो सरफेस है वो दूसरी वाली सरफेस जिसके कांटेक्ट में है, यानी कि ग्राउंड के जिसके सरफेस के कांटेक्ट में है उसमें ये थोड़ा अटक अटक के चलेगा। इसीलिए रफ सरफेस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि ये जैसे ही अटक अटक के चलेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी ना, अपोज कर रहा है, कम हो जाएगा। तो इसलिए रफ सरफेस पर लगने वाला फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस पर लगने वाले फ्रिक्शन से हमेशा ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। और नोट सबको अच्छे से याद रखना है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो आपके एरिया ऑफ कांटेक्ट पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। अगर आपका छोटा सा एरिया भी कांटेक्ट में है तब भी उस पर उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जितना कि बड़ा एरिया कांटेक्ट में आने पर लगेगा। क्लियर। अच्छा, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में प्रेशर के बारे में पढ़ा था, वो आपका क्या डिपेंड करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पर। हाँ मैम, प्रेशर तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है। अच्छा, हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं पर फर्स्ट चैप्टर भी आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे तो आपको रिकॉल होना चाहिए। हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, P = F/A, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग को देखना है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन के कारण, कैसे फ्रिक्शन लगता है, क्यों लगता है। ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस। अभी हम लोगों ने जो बिल्कुल लास्ट वाला डायग्राम बनाया था वो बिल्कुल इसी के ऊपर डिपेंड है कि ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेसेस, यानी कि दो सरफेसेस के इंटरलॉकिंग होने के बाद या फिर जब भी दो सब सरफेसेस की इंटरलॉकिंग होती है तब हमारा कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए, नो सॉलिड सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, यानी कि जो भी सॉलिड सरफेसेस हैं वो परफेक्टली स्मूथ होते ही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ रफनेस तो होती ही है। कोई भी सरफेस आपके परफेक्टली स्मूथ हो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। मान लीजिए हम लोगों को वो चिकने दिख रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ दिख रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जब हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो हमको उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रफनेस तो दिखाई देती ही है, ठीक। तो कोई भी आपके जो भी सॉलिड है, कोई बॉक्स है, बैग है, कोई भी जो भी सॉलिड चीज़ें हैं, बॉटल है, वो परफेक्टली आपकी स्मूथ होती ही नहीं है। तो दिस मीन्स ऑल सॉलिड सरफेसेस आर रफ। तो इसका मतलब ये है अगर कोई भी चीज़ परफेक्टली स्मूथ है नहीं तो मतलब हर जो भी सॉलिड चीज़ें हैं वो हमारी क्या होती हैं,
इस रफ होती है, ठीक। तो द डिग्री ऑफ रफनेस वेरीज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। जो डिग्री ऑफ रफनेस है मतलब कि जो खुरदुरेपन की जो मात्रा है वो हर सरफेस को लेकर क्या होती है, वैरी होती है। वैरी होना मतलब चेंज होती रहती है, जैसे कि डिपेंड करती है ना सरफेस पर। अगर कोई सरफेस आपकी, जैसे कि एक बैग ले लिया आपने, दूसरा बॉक्स ले लिया, तो क्या होगा, बॉक्स की कुछ सरफेस अलग है, बैग की कुछ सरफेस क्या है, अलग है। तो उनका जो रफनेस है वो भी क्या होती है, अलग अलग हो जाएगी। अगर आप उसको टेबल पर खिसकाएंगे, जैसे कि आपने बॉक्स को खिसकाया, ऐसे धक्का दिया, तो क्या होगा, बॉक्स आगे जाके रुकेगा जरूर, पर हो सकता है कि वो थोड़ा दूर जाके रुके, ठीक। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो आपके सरफेस पर डिपेंड कर रहा है। उसका सरफेस जैसा भी है, कहीं ना कहीं कुछ रफनेस तो होगी ना। बॉक्स है तो हम लोगों ने बताया कि हर सॉलिड चीज में कहीं ना कहीं रफनेस तो होती ही है, तो वो बॉक्स आपका आगे जाके रुकेगा, पर हो सकता है कि वो थोड़ी सी दूर जाके रुके, ठीक। और दूसरा आपने लिया बैग को जब आपने टेबल पर धक्का दिया तो वो हो सकता है कि पहले आपका रुक जाए। क्यों, क्योंकि उसकी सरफेस अलग है, हो सकता है उसमें बॉक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रफनेस हो, और जहाँ ज़्यादा रफनेस वहाँ पर तो आपको पता ही है फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। रफनेस पर आपका फ्रिक्शन डिपेंड करता है, जहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आपकी खुरदुरी ज़्यादा है उस पर ज़्यादा घर्षण बल या फिर फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है, क्लियर। सम आर मोर रफ वाइल सम अदर्स आर लेस। कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिर कुछ हमारी जो बॉडीज होती हैं वो ज़्यादा रफ होती हैं, और कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपकी क्या होती हैं, कम रफ होती हैं, पर रफ होती सब हैं, तभी हर ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है आपका, क्लियर। जैसे कि ये आपको एक एग्जांपल बना हुआ है, देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये आपकी एक सरफेस है, क्या है बच्चों, ये है आपकी एक सरफेस। ये देखिए ये पूरी है आपकी एक सरफेस। अब इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है एक बॉक्स, ये रखा हुआ है इतना बड़ा सा एक बॉक्स, ठीक। अब इस बॉक्स के कांटेक्ट में दो सरफेस आ रही है, हमें ये देखना है कि कितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एरिया के बारे में देखा है ना। तो ये देखिए टोटल आपका इतना बड़ा सा एरिया है जो कि सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मोशन कहाँ हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो आपका हो रहा है राइट डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है, ठीक। फोर्स लग रहा है मतलब ये आपका उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रही है। अच्छा, सभी को पता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपके मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। कहाँ पर है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, इसमें हमको बतानी है रफनेस, तो हमने टोटल इतना पार्ट आपका ले लिया, ये देखिए हमने इतना सारा आपका पार्ट लिया, और उसको हमने माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब देखा है तो हमें समझ आया है कि जो बॉक्स का सरफेस है, ये देखिए ये जो ऊपर वाला सरफेस है ना, टोटल इस तरीके से, ये आपका किसका सरफेस है, ये आपका बॉक्स का सरफेस है, और जो नीचे वाला सरफेस है वो कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आपका नीचे यानी कि ग्राउंड का सरफेस वो कुछ इस तरीके से है, तो बर्गर जैसा लगने लगा। ये देखिए इसका कलर अलग कर देते हैं। ये जो रफनेस नजर आ रही है ये क्या हम लोगों को नॉर्मली ये डायग्राम देख के रफनेस दिख रही थी, लो मैम इसमें तो हमें लग रहा था कि बॉक्स एकदम स्मूथ है, ठीक। इसीलिए जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देखा गया तो हमें ये पता चला कि जो ऊपर वाला सरफेस यानी जो बॉक्स का सरफेस है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ रफनेस है, और जो हमारा ग्राउंड का सरफेस है उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है, रफनेस है आपकी, क्लियर। और जैसे ही आपके रफनेस आया, दो सरफेसेस के बीच में जैसे ही रफनेस आई वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। एक्सपेंडेड व्यू ऑफ पार्ट ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, ये जो आपका व्यू दिखाया जा रहा है दो सरफेसेस के बीच की कांटेक्ट में जो रफनेस है
वो आपका कुछ बड़ा करके दिखाया जा रहा है, ठीक, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो हम लोग को नजर आ नहीं रहा है। ये तो बॉक्स हमें ऐसा लग रहा है कि स्मूथ सा सरफेस है और ये स्मूथ से सरफेस पे रखा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं। अगर इसमें फ्रिक्शन लग रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसमें रफनेस है। जब रफनेस नहीं होगी तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ड्यू टू फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द टू सरफेसेस, एडिशन, ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडिशन, क्या है ये, टू रफ सरफेसेस व्हेन placed together meet only at certain points, ठीक है। जो दो सरफेसेस हैं वो किस में है, कांटेक्ट में है। ये देखिए, टू रफ सरफेसेस व्हेन प्लेस्ड टुगेदर, जब भी दो सरफेसेस को साथ में रखा गया है, कहाँ कैसे रखा गया है बच्चों, प्लेस्ड टुगेदर, साथ में रखा गया है, मीट ओनली एट सर्टन पॉइंट, जो कि कोई एक सर्टन पॉइंट, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। Then the atoms or molecules present at such point, तो जो एटम आप सभी को पता है ऑब्जेक्ट्स में क्या है, एटम्स मॉलिक्यूल्स है, तो ऑफ कॉन्टैक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे को, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में है तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो होते ही हैं, होते हैं ना बच्चों, सभी को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है बच्चों, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो कि किसकी वजह से लगता है, जो कि आपका लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अभी हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सो दीज अट्रैक्शंस आर कॉल्ड द फोर्स ऑफ एडिशन, ठीक। तो इस अट्रैक्शन को ही हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ एडिशन। देखिए क्या होता है, जैसे कि आपका मान लीजिए एक टेबल रखी हुई है, या फिर आप दो बुक्स ले लीजिए, ठीक है, आपने दो बुक्स ले ली, ये है आपकी एक टेबल, क्या रखी हुई है ये बच्चों, ये एक टेबल रखी हुई है, इसके ऊपर रखी हुई है आपकी एक बुक, क्या रखी हुई बच्चों, इसके ऊपर रखी हुई है एक बुक, और ये है आपकी टेबल, एक बुक आपकी टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब क्या है बच्चों, अब ये है कि जो टेबल है और जो बुक है, क्या वो हमारी कांटेक्ट में रखी है। आप लोग इमेजिन करिए कि आपकी एक बुक रखी हुई है किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, क्या वो दोनों ही ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है। मैम बुक रखी हुई है टेबल पर तो मतलब वो कांटेक्ट में तो है ही ना, बिल्कुल सही, वो कांटेक्ट में है। अब क्या होता है बच्चों, ये एडिशन जो फोर्स होता है ये कैसे लगता है, हर ऑब्जेक्ट में एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने टेबल की बात करी तो इसमें भी आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रेजेंट है टेबल में। और अगर हम लोग बुक की बात करेंगे तो उसमें भी कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। कैसे, ठीक, उनके अंदर भी, हर ऑब्जेक्ट के अंदर भी एटम्स और क्या और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये दोनों, मतलब टेबल के जो मॉलिक्यूल्स है वो और बुक के, वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होते हैं तो उनके बीच में जो भी फोर्स लगता है वो आपका कैसा फोर्स होता है, या फिर उसका नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगना है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कब प्रेजेंट होते हैं, ये आपके टू ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में, तो भैया फ्रिक्शन तो कांटेक्ट में ही लगेगा ना, यस मैम। तो एडिशन ये फोर्स आपका तब आता है, या फिर इसकी वजह से फ्रिक्शन इसलिए लगता है क्योंकि जो टेबल के मॉलिक्यूल्स हैं और जो बुक के मॉलिक्यूल्स हैं उनने एक दूसरे को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया है, एकदम कुछ इस तरीके से बंध गए। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद बिल्कुल अच्छे से उसमें
इंटरलॉक हो गई है, तो क्या वो आप अच्छे से उसको इधर उधर कर सकते हैं? क्या आप उसको धक्का दे सकते हैं? क्या आप उसको एक बार में आपने हाथ मारा और वो गिर जाएगी? क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना ऐसा। उनको अलग करना या फिर उनको स्लाइड करना वो थोड़ा टफ हो जाएगा। कैसे हुआ ये हो गया इंटरलॉकिंग, यानी कि आपका जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। क्यों लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स? आपके फोर्स ऑफ एडिशन की वजह से। क्लियर? कॉज ऑफ फ्रिक्शन, थर्ड फैक्टर क्या है आपका? फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब हमें ये समझना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे किसको, फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं बच्चों? फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं मतलब कि ये कि हम लोग किन किन वजह से अपने फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। अफेक्ट किससे किससे होते हैं हमारे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। फर्स्ट, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कांटेक्ट। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया तो हम लोग को ये तो समझ आ ही गया ना कि फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो सरफेस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बच्चों? सरफेस पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्ट का नेचर किस टाइप का है। कैसे डिपेंड कर रहा है? हम लोगों ने अभी पढ़ा था इससे पहले कि अगर कोई सरफेस आपकी स्मूथ है और अगर कोई सरफेस रफ है, ये तो आपके दो ऑब्जेक्ट का नेचर हो गया ना, स्मूथ और रफ। ठीक, अगर कोई सरफेस रफ है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और स्मूथ सरफेसेस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? कम होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि रफ सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। स्मूथ सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर कि जो फ्रिक्शनल है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जो घर्षण बल है, ये आपका डिपेंड करता है किस पर? नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। जो भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है उन दो के बीच में किस टाइप का नेचर है सरफेस का, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, नॉर्मल फोर्स कैसा होता है? चलिए देखते हैं नॉर्मल फोर्स। ये हम लोगों ने अभी ये वाला डायग्राम देखा था। देखिए, इस डायग्राम में आपको कुछ फोर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है W। क्या लिखा हुआ है? W मतलब कि जो ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरी ऑब्जेक्ट, टेबल पर भी अगर हमारी बुक रखी हुई है तो क्या कर रही है वो? उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है। वो फोर्स कैसा है? जो वेट है, वो जो बुक का वेट है वो टेबल पर क्या अप्लाई कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक, तो एक तो हमारा वेट वाला हो गया। सेकेंड क्या लिखा हुआ है? R। सेकेंड आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से लाइन बनी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है R। तो ये जो R है यही हमारा एक नॉर्मल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है। यानी कि ये फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है? ये फोर्स अप्लाई कर रही है टेबल। किसके किसके ऊपर? बुक के ऊपर। ये देखिए, ये जो फोर्स है ये टेबल आपका अप्लाई कर रही है। किसके ऊपर? बुक के ऊपर। इस फोर्स का नाम क्या होता है? इस फोर्स का नाम होता है नॉर्मल फोर्स। क्या नाम होता है बच्चों? नॉर्मल फोर्स। So the force of friction is directly proportional to the normal force। यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? ये आपका एक सरफेस हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है सरफेस पर, उस पर फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से? पहला तो जो वेट है, जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो तो टेबल पर फोर्स लगा रहा है, W हो गया। उसके बदले में टेबल भी तो कुछ फोर्स अप्लाई कर रही है, तो जो टेबल आपके बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है दैट इज योर नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स।
और जो हमारा फ्रिक्शन है वो आपके नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो सबको पता होगा, अगर नॉर्मल फोर्स ज़्यादा है तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी कैसा लगेगा बच्चों, वो भी ज़्यादा लगेगा। ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर कोई भी दो चीज़ें आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स कि जैसा उसका नेचर होगा पहली वाली का वैसा ही दूसरे वाले का। आपका अगर नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगा। व्हेन अ बॉडी is moving over a horizontal surface, it presses down against the surface with a force equal to its weight। ठीक है, ये तो हम बता ही चुके हैं कि जो आपका नॉर्मल फोर्स होता है वो आपकी ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है। कैसे, ये बॉक्स रखा हुआ है, नॉर्मल फोर्स आपका ऊपर की डायरेक्शन में r, और जो वेट है वो आपका किस पर लग रहा है, टेबल पर लग रहा है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जो नॉर्मल फोर्स है ये टेबल अप्लाई कर रही है बुक पर, और जो वेट है वो बुक का लग रहा है किस पर, टेबल पर। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि जितना नॉर्मल फोर्स उतना ही हमारा वेट इक्वल। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट बिटवीन द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये तो हम लोगों ने समझ ही लिया था। जो नोट हम लोगों ने लास्ट में देखा था, इस वाली स्लाइड में हम लोगों ने नोट देखा था, ये द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। यही आपका लिखा हुआ है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपके कितना सरफेस का एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, कितना ऑब्जेक्ट का एरिया सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, ये बिल्कुल भी इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर कम एरिया भी कांटेक्ट में आ रहा है तब भी आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उतना ही लगेगा जितना कि ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आने के बाद लगेगा। क्लियर? तो आप लोगों को आज के जितने भी टॉपिक हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम लोग एक बार अच्छे से तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स। किस टाइप का फोर्स है ये? हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्स देखा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखा। तो फ्रिक्शन आपका एक ऐसा फोर्स है जो कि कॉन्टैक्ट में आने के बाद लगता है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। दो सतह के संपर्क में आने के बाद ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल लगता है। क्लियर? हम लोगों ने देखा कि फोर्स फ्रिक्शन की क्या क्या मतलब कैसे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने समझा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका रफनेस पर डिपेंड करता है। कोई भी दो सरफेसेस आपकी अगर कांटेक्ट में है और उन पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इट मीन्स कि वो दो सरफेसेस आपकी बिल्कुल स्मूथ नहीं है। कोई भी सॉलिड की सरफेस आपकी परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है, कुछ ना कुछ रफनेस होती है जिसकी वजह से उस पर क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। क्लियर हो गया बच्चों? और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो आपका रफ सरफेस पर ज़्यादा लगता है एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। नोट क्या था हम लोगों का? नोट हम लोगों का ये था कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। अगर एरिया कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स तब भी उतना ही लगेगा और ज़्यादा है तब भी आपका उतना ही लगेगा। अच्छा, क्या क्या चीज़ें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करती हैं, जल्दी बताइए, याद करिए कौन कौन सी ऐसे कॉजेस थे जो आपके फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट कर रहे थे या फिर जिसकी वजह से फ्रिक्शन लग रहा था। जल्दी से याद करिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरलॉकिंग की वजह से लगता है। ठीक है, दो सरफेसेस की इंटरलॉकिंग की वजह से, एडिटिव फोर्स की वजह से, ठीक, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है जैसे कि रफनेस और स्मूथनेस। ठीक है, यानी कि दो सरफेसेस की रफनेस और स्मूथनेस ये दोनों ही क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। अगर कोई भी सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू रफ सरफेस। ठीक, रफ सरफेस में क्यों? इंटरलॉकिंग की वजह से कैसे होता है? रफ सरफेसेस होती हैं तो वो बीच में इंटरलॉक हो जाती हैं। इंटरलॉक मतलब अटक जाती हैं, जिसकी वजह से आपका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है। क्या होता है बच्चों? जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो भी हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है वो सब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेकेंड क्लास देखने से पहले इसको फर्स्ट क्लास को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है।